हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा सेट 2 गणित का सॉल्व करने हैं हम लोग, और उसको बहुत अच्छे से देखेंगे कि इस प्रकार से उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोगों का आज क्वेश्चन स्क्रीन पर ही दिखाई देगा, जिससे आप लोग वहाँ से रीड करेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों का देखिए तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या यानी जैसे आप जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या यानी जैसे 3 हो गया या 4/5 हो गया, इस तरीके का। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, परिमेय यहाँ लिख देते हैं परिमेय, और एक हो जाएगा आपका अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय में जैसे रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो जो रूट के अंदर संख्याएं होंगी और जो विदाउट रूट की होंगी। ठीक है, तो उन दोनों का योग पूछ रहा है। तो जैसे हम एग्जांपल लें कि 3 और रूट के अंदर 2, इनका योग हम लोग कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आ रहा है। योग करने पर पूछ रहा है कि योग करने पर क्या रिजल्ट आएगा। तो योग करेंगे तो भी ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ऐसे ही लिखा हुआ है एक संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसको हम लोग वाइट ट्रिक भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो उसको हाँ सिंपल जिस तरीके से सॉल्व करते हैं ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 156, मैं पहले सिंपल कैसे सॉल्व करते हैं उसे बता देता हूँ। 156 का अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, तो आप इस तरीके से बना के इसको प्राइम फैक्टर इसका कर डालिए, इसका मानिए गुणनखंड कर दीजिए। 2 से करेंगे तो 2 7 14, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 3 से करना पड़ेगा, पर 3 1 3, 3 3 9, यहाँ पर 13 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। इसका प्राइम फैक्टर मतलब 2 2 3 और 13 मिलेगा। इसका जो गुणनखंड होगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा, ये आपका 2 2 3 और 13 में मिलेगा। तो इसको आप ऐसे पावर के रूप में लिख सकते हैं, जो जितनी टाइम्स आया रहता है उसके ऊपर उतना पावर लगा देते हैं। तो 2 2 बार आया हुआ था, और इसके ऊपर 2 लगा देंगे। ठीक है, गुणा में 3 और ये 13 हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, लेकिन बिना आप इसे प्राइम फैक्टर किए भी बता सकते थे। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में 2 गुणा में 3 गुणा में 13, तो आप देखेंगे कि 2 से 156, ये जो 156 है 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। 3 से देख लीजिए, 3 से भी हो रहा है, 13 से भी हो रहा है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन आपका हो सकता है सही। ठीक है, लेकिन सही नहीं है। अब देखिए दूसरा वाला जो ऑप्शन है, ये 2 की पावर 4 है, मतलब 2 की पावर 2 है, यानी 4 आएगी इसकी वैल्यू। तो 4 से विभाजित हो रहा है, जब ये 4 से विभाजित हो रहा है तो आपको ये 2 वाला छोड़ देना होगा, यानी 2 की पावर 2 वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 की पावर 2 वाला लेना पड़ेगा, इसलिए 2 ऑप्शन आपके पहले ही कट जाएंगे, यानी 2 वाला जितना भी है ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर आप देखेंगे कि 2 की पावर 2 गुणा में 3 है, और फिर गुणा में 13 है, तो ये वाला तो ठीक है। लेकिन दूसरा वाला देखेंगे तो उसमें 11 है, तो 11 जो होगा वो आपका 11 जो 156 को विभाजित नहीं कर पाएगा, इसलिए 11 वाला आपका ऑप्शन सही नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से उसे हम लोग साइड करके अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3 है, तो x रेशियो y का मान क्या होगा। प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। लिखा है 3x प्लस 5y अपॉन में 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको x रेशियो y यानी x और y का रेशियो आपको बताना है। तो थोड़ा सा पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए इसका क्रॉस गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पर 3 का इन दोनों में कराना पड़ेगा, ऐसे क्रॉस करेंगे तो 3 3 का 9x प्लस 15y
बराबर में 7 त्रिक का 21x माइनस 7 5 35y। अब इसे आप क्या करिए, एक तरफ सबको कर लीजिए, ठीक है, एक तरफ कर लेंगे यहाँ पर तो पक्षांतर जिसे बोलते हैं, तो इधर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, यहाँ से जाएगा तो 12 आ जाएगा, 12x वो भी माइनस का, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का आएगा, ठीक है। और ये देखिए आएगा इधर माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा पर, तो प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो 5 5 10 आपका 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 50y होगा, ठीक है। 35 में 15 जोड़ेंगे तो 50y बराबर का इधर बचेगा 0। लेकिन हमें x और y का रेशियो बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको अभी इधर ही ले जाइए, इधर ही रहने दीजिए इसको, नहीं तो x और y का रेशियो नहीं मिल पाएगा। तो क्या करना होगा, ये वाला इधर जाएगा तो माइनस का 50y बनेगा। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x और ये y इसके नीचे चला आएगा, और इसे 50 को यहीं पर रहने दीजिए, ये 12 यहाँ नीचे जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 से काट दीजिए इसको, तो 25/6। अब देखिए 25/6 यानी 25:6 आंसर में है कि नहीं, तो 25:6 आपका ऑप्शंस में है, तो इसको पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसे इरेज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। इसका विविक्त कर पूछ रहा है आपसे, तो विविक्त कर के बारे में मैंने बताया था, विविक्त कर d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। डेली जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपके सारे फार्मूले लर्न हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए, विविक्त का d बराबर b² माइनस 4ac होता है, तो आपको क्या करना है, इस समीकरण का 3x² माइनस 2x और आपका प्लस 1/3 बराबर 0, इसका आपको क्या करना है, विविक्त कर निकालना है। तो मैंने बता रखा है कि ये वाला पहला वाला a होता है, दूसरा b होता है, तीसरा आपका c होता है। तो हमें b का स्क्वायर करना है, यानी -2/2 -2 का, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर c है, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर करना है, यहाँ पर कर लीजिए, प्लस यहाँ पर -4 × a यानी आपका 3 है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। c क्या है, 1/3 है, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा एक बार में, ठीक है। और ये आपका 4 बन जाएगा, माइनस ये एक मिलकर एक ही होगा, तो ये -4 ही बचेगा, और ये गुणा यहाँ पर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो 0 देखिए ऑप्शन में कौन सा है, फर्स्ट ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कैसे सॉल्व करना है बस उसे आप देख लीजिए, कम समय में आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं इरेज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। आपसे माध्य पूछ रहा है इस क्वेश्चन का। एक सेकंड में थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसे बना हुआ है, इसमें आपका इसमें वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, ठीक है, इसमें आपको बारंबारता, ठीक है, और ये कॉलम्स आते हैं, यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं, 2 2 4 5 कॉलम है। पहले में 2 4, फिर उसके बाद 4 6 6 8 8 10 10 12, यही होगा, ठीक है। 2 4 7 3 4, 2 4 7 3 4, यही आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि इसका माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य आपने निकाला होगा, किस प्रकार से निकलता है समांतर माध्य, क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ के इसका हाफ करना होता है। जब ऐसे सीधा करते हैं, मैं कर ही देता हूँ, चलिए अच्छा, अब मेरे थोड़ा सा यहाँ पर कर दिया जाए, इस तरीके से पहले बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें इसमें लिखते हैं वर्ग अंतराल, माध्य निकालना है ना, देख लीजिए यहाँ पर आपको निकालना है माध्य, माध्य यानी आपका समांतर माध्य, ठीक है। वर्ग अंतराल हो जाएगा ऐसे, इसमें बारंबारता हो जाएगा, इतना करना नहीं होता, मैं कर दे रहा हूँ, बारंबारता, ठीक है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ से 2 4
4 6 6 8 8 10 10 12, यहाँ करेंगे 2 4 7 3 4। अब इन्हें इन्हें क्या करना है, बारंबारता का योग करना होता है, समेसन इनका योग करना पड़ेगा, यफ का, इसे यफ बोलते हैं, ठीक है। और इनको इन्हें ऐड करके इनको हाफ करना होता है। तो जैसे 4 2 6 हो गया, 6 का आधा 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 6 4 10, 10 का आधा 5 हो जाएगा, 8 6 14, 14 का आधा 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 से 5 2 ज़्यादा हो रहा है, यहाँ भी 2 ज़्यादा, अब 2 ज़्यादा होंगे यहाँ पर, सिर्फ 9 2 11 इतना हो गया, ठीक है। और ये आपका बारंबारता कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए, 4 2 6 6 7 13 13 3 16 16 4 20। अब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये यक्स आपका आता है, यक्स आई जिसे बोलते हैं। तो अभी यक्स ही लीजिए यहाँ पर, अब एफ यक्स का मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तब बारंबारता निकलता है। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा आपका, ये 49 हो जाएगा और ये आपका 27 हो जाएगा, ये आपका 44 हो जाएगा। इनका योग करेंगे, यक्स और एफ बराबर, इनका योग होगा, देखिए 7 4 11, 11 9 20 हो जाएगा, तो 20 का 20 6 26 का 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। तो 4 2 6 6 4 10 10 2 12 12 2 कितना हो जाएगा 14। तो ये आपका इतना आ गया। अब समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, देखिए समांतर माध्य क्या कहता है, समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है समेसन यक्स इंटू यफ अपान समेसन यफ, यानी बारंबारता, यहाँ पर यफ एक्स का गुणनफल लिखना है आपको, 146 जो आया हुआ है, और नीचे 20 लिखना है, ठीक है। समेसन यफ जो आया बारंबारता के योग जितना आया है उसे लिखना है, फिर आपको विभाजित करना है इसको। तो विभाजित करेंगे, देखिए 2 से करेंगे तो 2 7 14 2 3 6, और नीचे देखिए 10 बचेगा, 10 यानी 2 दाम में 20 होता है, 10 बचेगा, 10 यानी 0 एक अंक, नीचे एक 0 है तो एक अंक में आपको क्या करना है, डेसिमल लगा लेना है यहाँ पर। तो ऐसे आपका 7.3 आएगा। तो देखिए ऑप्शन में है आपका नहीं, यहाँ पर 7.3 आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके से अब इसे देख लीजिए कैसे लगा हुआ है, इसी तरीके से आपको समांतर माध्य निकालना होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसे इरेज करके लेते हैं। काफी इंक यहाँ पर जम जा रही है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक आपको त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल बी सी लिखा हुआ है, इसी प्रकार ए डी इक्वल टू वैल्यूज दे रखा है और ए सी की माप होगी आपसे पूछ रखा है। तो आप पढ़ रखे होंगे उनका थेल्स का परिमेय, थेल्स का परिमेय पढ़े होंगे, तो वहां पर आपको बताया गया होगा कि एक त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज को अगर कोई बीच से लाइन दो बराबर भागों में इसको, इनकी भुजाओं को अगर बांट रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर ए बी सी, अगर ये लाइंस इन्हें बांट रही होंगी तो इसका ई एफ लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इनका जो यहाँ पर भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ए बी ऐसे बनेगा, बड़ा वाला जो त्रिभुज है तो छोटे वाले त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो ए बी हो जाएगा, ठीक है, बटा में ए ई हो जाएगा, ऐसे बराबर, ऐसे ही ए सी हो जाएगा, पहले बड़ा वाला ले रहे हैं, ठीक है, बड़ा वाले त्रिभुज का, फिर छोटे वाले त्रिभुज का, फिर उसके बाद ए एफ हो जाएगा, इस तरीके से बन जाता है। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको क्या वैल्यू दे रखी है, जरा उसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, उस क्वेश्चन को, इसको हटाते हैं। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है बना है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, लिखा है बी सी और डी, और यहाँ पर ए होगा, ठीक है, ए बी सी डी ई, और आपको दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर
और यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ 2 सेंटीमीटर, और इसे आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। यही कि आपको AC की लेकिन माप याद करना है, यहाँ पर AC यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करना है। मैंने बोला यहाँ पर कि थेल्स के परिमेय से सॉल्व करेंगे इसे। थेल्स के परिमेय के अनुसार AB अपॉन में क्या हो जाएगा, AB अपॉन में हो जाएगा क्या, AD होगा, ठीक है। AD बराबर, क्यों ऐसा होता है वो आप थेल्स के परिमेय में पढ़े होंगे, यहाँ पर पूरा बताने लगूंगा तो बहुत सा टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। तो AB अपॉन में AD हो जाएगा, ऐसे ही AC अपॉन में AE हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना हमें यही है AC की लंबाई। तो यहाँ पर AC दे रखा है, देखिए AC, ठीक है ना। AE हमारे पास है ही, यहाँ पर AE की वैल्यू है, AB हमारे पास भी है, और AD भी हमारे पास है ही। तो सारी वैल्यू रखेंगे, AC आराम से निकल जाएगा। AB हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1.5, ये 3, तो 4.5 हो जाएगा ऐड करेंगे तो, और AD आपको हो जाएगा 1.5। AC आपको निकालना है, AE आपका 2 है। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से करेंगे 15 3 45 हो जाएगा, क्योंकि इसका दशमलव भी हटा लीजिए दोनों का, और 3 बार में विभाजित हो गया, 2 का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही आपको इसका आंसर लाना है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो इसे देख लीजिए कैसे लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर इसके बाद, चलिए इसे रेज कर देते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं देना है इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो दूरी वाला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला आपको याद होगा। दोनों बिंदु मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिखा है 2, 3 और यहाँ पर 4, 1, इनके बीच की दूरी निकालना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है b = रूट के अंदर x2 - x1, चाहे तो आप x1 - x2 करके भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले में आप रखेंगे तो मैंने बता रखा था फर्स्ट वाले लेक्चर में कि ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे रूट के अंदर x2 यानी आपका 4 माइनस x1 आपका 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 मतलब आपका 1 हो जाएगा, माइनस y1 की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। फिर करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो इनका सब्ट्रैक्शन होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इनका करेंगे तो 2 आएगा, फिर माइनस का 2 आएगा तो पावर करेंगे तो 4 आएगा, तो मिला के आपका रूट के अंदर 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 8 रूट के अंदर है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 करनी में 2 आएगा, ठीक है। देखिए 2 करनी में 2 किसी में है, 2 करनी में 2 है, यहाँ पर मात्रक लिखा है क्योंकि इसका ये सेंटीमीटर में नहीं होता है, इसलिए इसको मात्रक लिखना पड़ेगा, मात्रक। तो 2 करनी में 2 आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हों तो m का मान याद कीजिए। तो यहाँ पर मूल बराबर वाली बात कह रहा है कि मूल बराबर हो, तो मूल जब बराबर होते हैं आप पढ़े होंगे यहाँ पर d = 0, यानी मूल क्या है यहाँ पर बराबर, तो जो आपकी वैल्यू होगी वो परिमेय होगी, ऐसा कुछ आप पढ़े होंगे, परिमेय होगी, बराबर होगा, ठीक है ना, और वास्तविक होगी, ये बताया जाता है। तो यहाँ पर आपको मूल बराबर बोल दिया है तो आपको विविक्त कर को क्या करना पड़ेगा, यानी d को विविक्त कर को 0 करना पड़ेगा, फार्मूला वही लगने वाला विविक्त कर वाला ही। तो d = b² - 4ac, यहाँ पर 0 कर दीजिए और वैल्यू रखिए यहाँ पर b² यानी -12 का स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, -4 गुणा में a यानी आपका कितना हो जाएगा 3,
और गुणा में सी, सी यानी आपका हो जाएगा यम, ठीक है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। इसे सॉल्व कर देंगे तो यम की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ इधर चला जाएगा ये -144 हो जाएगा बराबर ये माइनस 4×12 हो जाएगा यम। 12 से इसे काटेंगे तो 12 बार भी जाएगा और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। एमसीक्यू आपके बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिसे आप 20 मिनट में तो सॉल्व ही कर लेंगे, 20 का 20 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15 और 25 का एचसीएफ 5 है तो उसका एलसीएम होगा। 15 और 25 का एचसीएफ 5 है तो उसका एलसीएम पूछ रखा है। तो आप ऑप्शन से बाई ऑप्शन इसको भी काट सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका 150 है, दूसरा आपको दे रखा 75, तीसरा आपको दे रखा 125, चौथा आपको दे रखा 100, ठीक है। कह रहा है कि 15 और 25 इसका आपको एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम पूछ रहा है इसका। एलसीएम आपके पास दो रास्ते हैं, आप चाहें तो फार्मूले से लगा लीजिए। पहला फार्मूला क्या कहता है एचसीएफ, फार्मूला इसका होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो आपके पास ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और इसका एचसीएफ आपको दे रखा है जो 5 है। तो एचसीएफ 5 रख लीजिए यहाँ पर, एलसीएम निकालना है, ऐसे रहने दीजिए। एक पहला नंबर 15 और दूसरा नंबर 25, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे। अब 5 से 5 चला जाएगा नीचे, या तो यहीं से काट दीजिए 5 से, 5 3 15 और 25 3 75 हो जाएगा यहाँ पर। तो एलसीएम आपका 75 आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, टाइम बच जाएगा। नहीं तो आप देख करके भी लगा सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर देखेंगे क्या, 15 से ये विभाजित हो रहा है और 15 से ये भी विभाजित हो रहा है और 15 के बारे में 125 नहीं आएगा और वो भी नहीं आएगा, ठीक है। दोनों नहीं विभाजित होंगे तो ये दोनों तो कट गए, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखना, 25 से ये भी विभाजित होगा, ये भी विभाजित होगा। तो हमें क्या करना होता है, छोटा नंबर लेना होता है। जो पहला छोटा नंबर विभाजित होगा वही हम लोगों का एलसीएम होता है, दूसरा वाला नहीं होता है, ठीक है ना। ये पहला वाला क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एपी दे रखा है, ठीक है। आपको एपी दिया हुआ है, समांतर क्या होगा पूछ रहा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा है। आप देखिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर लेंगे, यानी आपको यहाँ पर दो ही नंबर का यूज करना है, एक 1 का और एक का आपको -3 का है। माइनस लगाएंगे, 3 लिखेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा -2। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, माध्यक वर्ग होगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि माध्यिका वर्ग कौन सा होगा। माध्यक यानी माध्यिका, तो माध्यिका वर्ग आपसे पूछ रहा था। मैं इसको सीधा बनाता हूँ इस तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। इसमें वर्ग अंतराल है, पूरा मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। इसमें बारंबार है, इसको यब से, ठीक है। अब इसे हम लोग, इसमें हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं, सी एफ जिसे बोलते हैं, ठीक। वैल्यूज पहले रख लेते हैं। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, यहीं तक होगा, ठीक है। नहीं, 15 से 20 से 20 से 25 है, एक और लाइन है 20 से 25। अच्छा, 2 7 3 10 4, 2 7 3 10 4, ये हो गया आपका। अब हमें बताना है कि इसमें माध्यिका वर्ग कौन सा है। माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग यानी इसी में से हमें बताना है कि कौन सा माध्यिका वर्ग। जब हम लोग माध्यिका निकालने जाते हैं तो पहले हमें माध्यिका वर्ग निकालना होता है। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको CF निकालना पड़ेगा। CF निकाल लीजिए। तो ये दो ही आता है, इन दोनों को जोड़ के लिखना होता है 9, फिर इनको जोड़ के 12, इनको जोड़ के 22, इनको जोड़ के 26, ठीक है ना। यहाँ पर 26 होगा। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि बारंबारता का योग करके n/2 फाइंड करना है, ठीक है।
बारंबारता का योग कर लेते हैं। तो 14 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, 3 17, 17 7 24, 2 26 हो जाएगा। यानी 26 बटा में 2 करेंगे तो कितना आएगा, 13। ठीक है, अब यही 13 आपको देखना है कि किसके CF के अंदर आ रहा है। देखिए 2 जिसके मतलब 13 जिसके बाद आ जाएगा, ठीक है ना, 13 जिसके बाद, जिस नंबर के बाद अगर आ सकता है तो उसे हम नहीं लेंगे। जैसे 2 के बाद 13 आ सकता है, 9 के बाद भी 13 आ सकता है, 12 के बाद भी अब पढ़ेंगे तो 12 के बाद 13 आएगा। ठीक है, लेकिन क्या 22 के बाद 13 आ सकता है, नहीं आ सकता। इसलिए इसका माध्यिका जो वर्ग होगा वही आपका ये 15 से 20 होगा। ठीक है ना, 15 से 20, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर 15 से 20, डी वाला। ठीक है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से आसानी से एक एक क्वेश्चन लगते जाएगा और आपको समझ में भी आएगा, और आप बार बार हर एक क्वेश्चन को देखेंगे तो हर एक फार्मूले आपको उसके लर्न हो जाएंगे, जिससे आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है tan a बराबर 1, तो यहाँ पर दे रखा है tan a बराबर 1, तो कह रहा है यहाँ पर आपसे कि 2 sin a cos a निकालिए। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप चाहे इसका यूज करके पहले आप a की वैल्यू निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि tan a बराबर, ये tan कितने डिग्री का मान है, यहाँ पर जान सकते हैं ये tan आपका 45 यानी 45 डिग्री का मान है। तो tan से कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 45। पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले डिग्री ही निकालना होता है। अब 45 की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो 2 गुणा में sin 45 इंटू कॉस 45। अब इनकी वैल्यू आ जाएगी 2, 1/करनी में 2 और 1/करनी में 2। अब देखेंगे यहाँ से, तो 2 गुणा में 1 करनी में 2 करनी में 2 गुणा हो जाएगा, 2 आएगा, 2 2 से कैंसिल, तो 1 आएगा। कुल मिला जुला के आपका आंसर 1 आने वाला है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या होगी। आपसे त्रिज्या पूछ रखा है, कैसे फिगर बन रहा है। एक आपका वृत्त है, ठीक है, वृत्त से कितना दूर, 25 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु Q है, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो वृत्त से 25 सेंटीमीटर दूर पर है, कहाँ से है, वृत्त के केंद्र से, यहाँ केंद्र से, ये रहा, ये 25 सेंटीमीटर, ये जो Q है यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर दूर पर है। केंद्र को हम लोग O ले लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर O ही लिया जाता है। सेंटीमीटर दूर है बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, और इस पे एक स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। स्पर्श रेखा आपको पता होगा, यहाँ से आपको खींच देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, चाहे यहाँ से खींच लेते हैं चाहे यहाँ से, तो स्पर्श रेखा खींच लेंगे। अब यहाँ से इसको मैच करा देते हैं, ये हो जाएगी त्रिज्या, और स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर 24 दे रखी है, यही ना। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि जब एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो वो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है ना, वहाँ पर कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपका बन गया क्या, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर आपकी अब लग जाएगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसके सामने 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बता रहा, देखो यहाँ 90 डिग्री के सामने का जो एक भुजा होती है इसे कर्ण बोलते हैं, और थीटा के सामने की जो भुजा होती है इसे लंब बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, तो कर्ण आपको दे रखा है, कर्ण यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है।
इसमें हमें क्या निकालना है, समझ लीजिए, अब आधार निकालना है, चाहे आधार मान लीजिए चाहे लंबी से मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थीटा तो दे नहीं रखा है, नहीं तो हम किसी को कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कोई ले सकते हैं, कोई सा लंब ले लीजिए, कोई सा आधार ले लीजिए। चलिए, कर्ण का स्क्वायर हो गया 25 का स्क्वायर, लंब कर दीजिए 24 इसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इनका यहाँ आएगा तो 25 यूनिट डिजिट कर देते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं तो करना पड़ेगा। तो 25 इंटू 25 ये बनेगा, और यहाँ आएंगे तो ये इधर आएगा तो -24 इंटू 24, इसको 2 बार लिख दे रहे हैं, गुणा नहीं करा रहे, 1 का स्क्वायर। अब आप देखिए, नहीं तो कर लीजिए, 25 का 625 हो जाए, -24 का 24 का आपका हो जाएगा 584 हो सके, देख लीजिए, नहीं 584 नहीं 476 होगा, कर देते हैं आप, एक बार डाउट है थोड़ा सा। 4 चौक को 16 और यहाँ पे 4 9 8 8 9 16, ठीक है, 16 1 17 7 हो जाएगा, 2 2 4 5 576, ठीक, 576 तो यहाँ पर 576 476 नहीं 576। अब इनका करेंगे यहाँ पर घटाना, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये रूट के अंदर इसको घटा के लिखेंगे, तो घटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, और यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा तो 4, 49, यानी आपका आंसर कितना आएगा 7। ए की वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी आपका त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, नीरज करते हैं। क्या लिखा है, लिखा है कि ठीक है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, एक मीनार है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर। फिर आगे क्या कहते हैं, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, और जमीन पर इसकी छाया बन रही है, उसकी लंबाई 20 करड़ी मीटर। ओके, यहाँ तक भी हो गया। उन्नयन कोण का मान पूछ रहा है, ठीक है, उन्नयन कोण, इसका मान, ठीक है, इसका मान और इसका मान दोनों सेम होता है, ठीक है ना, तो इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर मीटर लगा दीजिए, ये 90 डिग्री। अच्छा, अब हमें ये थीटा का मान निकालना, या थीटा ही कर देते हैं, यहाँ से नहीं अच्छा लगा, थीटा। तो आपको देखना होगा कि किसके फार्मूले में ये थीटा हो गया, थीटा के सामने तो लंब हो जाएगा, और ये क्या बचेगा आपका, तो आधार बचेगा, और ये आपका कर्ण होगा। आप ऐसा फार्मूला लगाइए जिसके अंदर लंब और आधार दोनों, तो आप देखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, लाल बटा का तो लंब बटा आधार होता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब आपका 20 हो जाएगा, आधार आपका 20 करड़ी में 3 हो जाएगा, 20 20 से कैंसिल, तो 1 बटा करड़ी में 3, तो 1 बटा करड़ी में 3, tan थीटा बराबर बचा आपका 1 बटा करड़ी में 3, तो यहाँ से आपको बनेगा tan 1 बटा करड़ी में 3 का मतलब tan 30 अंश का मान हो जाएगा, तो यहाँ 30 अंश रख देंगे, ठीक है, और ये tan थीटा, थीटा tan से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर बचेगा आपका 30 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखते हैं क्या लिखा है, और यहाँ पर हाँ लिखा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोणांतरित करता है, ठीक है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक त्रिज्यखंड है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड बना देते हैं इसे, ओके, ठीक है, कितना डिग्री है यहाँ पर 30 डिग्री, ओके हो गया, त्रिज्या इसकी 14 है, ओके, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना। तो आपको फार्मूला पता होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी अगर आपको इसकी चाप की लंबाई ज्ञात करनी होती है, चाप की लंबाई, तो थीटा बाई 360 2 पाई आर होता, तो यहाँ 30 अपॉन 360 इंटू
पाई का भी देख लीजिए कि पाई का मान रखना है कि नहीं रखना है, रख देना है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज पाई में नहीं है। तो 22/7 गुणा में आर आपका 14 × 14 हो जाएगा। काट दीजिए, यहाँ पर 0 0 से गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, और भी कट रहा तो काट लीजिए इसको, 2 6 12, ये 11 बार में चला जाएगा। अब तो नहीं कट रहा। ठीक है, इसे काट दीजिए 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 से कट जाएगा, 2 3 6। ठीक है, अब कुछ बचा नहीं है। अब इसका गुणा करा लीजिए, यहाँ पर 14 एकम 14, 14 एकम 14 15 हो जाएगा, नीचे आपका 3 बचेगा, तो 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा काटे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा किस प्रकार से काटे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 154/3 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे ही आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, ये तो हलवा क्वेश्चन है। जोकर टोपी का आकार होता है, तो जोकर का टोपी कैसा होता है, शंक्वाकार होता है, ना कि बेलनाकार, ना तो त्रिभुजाकार। ठीक है, ना तो आयताकार। अभी 17 नंबर है। 17 नंबर कह रहा है कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है, तो ये प्रत्यक्ष विधि का सरलीकृत रूप है। ठीक है, ये आपको 18 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले से हटा दें। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है। कुछ प्रेक्षण है जिसका माध्य आपको दे रखा है 15 और आपको माध्यिका दे रखा है 24। इस पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, माध्यिका आपका हो जाएगा 24। तो बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक बराबर होता क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। तो यहाँ से करेंगे तो 3 माध्यिका माने 24 माइनस माध्य माने हो जाएगा आपका 2 गुणा में 15, ये आपका हो जाएगा 24 3 72, ये 15 दूनी 30, घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2 और 4 यानी 42 आ जाएगा। ठीक है, तो 42 आपका ऑप्शन राइट होना चाहिए, डी वाला हो जाएगा आपका। अब 19 नंबर देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन इधर हैं, इसको हटाते हैं। हाँ, ये है आपका 19। जब एक पासे को, पासा आप लोग देखे ही होंगे, 6 नंबर उसमें होते हैं। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होती है। कह रहा है जब एक पासा आप फेंको, तो पासे में मैंने बताया कि 6 तक नंबर होते हैं। 1 होता है, उसमें 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। इसमें कितनी सम संख्या है, तो 1 2 3 सम संख्या है। तो कह रहा है कि जब एक पासे को हम लोग फेंकेंगे, ठीक है, पासे को फेंकेंगे तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए सम संख्या कितनी बार आ सकता है, 1 2 3, सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, यहाँ पर सम संख्या आने की संभावना कितनी है, 3 है। तो जितनी संभावनाएं होती हैं वो ऊपर, और टोटल संभावनाएं, जितनी संभावनाएं जिसके बारे में पूछ रहा है वो कितनी बार आ सकता है उसे आप ऊपर लिखेंगे, और कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। अब आप पासे फेंकेंगे तो 6 तो 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, मतलब 6 आपकी संभावनाएं बन रही हैं। तो उसको टोटल संभावनाओं को लीजिए, और जितनी संभावनाएं आपकी जिसको लाना था वो 3 ही संभावनाएं हो रही हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, तो आपका राइट आंसर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चंस समाप्त हो गए हैं। ठीक है, ठीक, चलिए इतना तो बहुत है, ये बाद में देख लेंगे। तो इतना ही आपके लिए आज क्वेश्चन था, इन्हें सॉल्व करिए और देखिए आपको कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। नेक्स्ट सेट आपका जल्दी ही लाएंगे हम, तब तक आप इसे एंजॉय करिए। ठीक है।